हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको सीयूटी यूजी के सारे रूल्स नियम कानून बताने वाली हूँ। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी सारी बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। इन रूल्स, इन नियम कानून सबको जानने के बाद आप अपना फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करने की डिटेल वीडियो मैंने बता दी है, स्टेप बाय स्टेप आप देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप हमसे कराना चाहें तो हमसे भी आप फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। नंबर मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे फॉर्म फिलिंग करवा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सीयूटी यूजी के रूल्स की, कि सीयूटी यूजी में कौन कौन से रूल्स लागू होंगे इस साल। वो रूल्स आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो वन बाय वन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी बातें हैं सारा कुछ मैं आपके सामने लिखते चली जाती हूँ। देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात कि सबसे पहले तो आपको डेट्स मालूम होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारी की सारी डेट दी हुई है कि कब क्या होने वाला है, सारी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। तो जो आपका फॉर्म है, फॉर्म आपका 3 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। फॉर्म की फीस आप इस बीच भी दे सकते हो, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आपको समय दिया गया है कि अगर इस दिन नहीं दे पा रहे हो आप, तो आप 31 जनवरी तक भी फॉर्म की फीस दे सकते हो, ठीक है। तीसरी बात आपका करेक्शन विंडो कब चालू होगा। करेक्शन विंडो आपका 2 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में एक्टिव रहेगा, कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसमें करेक्शन कर सको। इसके बाद जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका 11 मई से लेकर के 31 मई के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसी संभावना है। ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। बाकी सारा चीज तो आउट हो ही चुका है। अब अगली बात ये आती है कि, ध्यान से सुनिएगा, अगली बात ये आती है कि क्या एडमिट कार्ड की डेट नहीं आई है। तो आंसर है नहीं, एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं आई है। ना ही सिटी स्लिप कब रिलीज होगा इसकी डेट आई है। सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड की कोई डेट ऑफिशियली नहीं आई है, तो मैं भी नहीं बता सकती। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फीस, फॉर्म भरने की कितनी फीस लग गई है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म भरने में कितनी फीस लग रही है। तो फॉर्म भरने में कैटेगरी वाइज अलग अलग फीस है। अगर अप टू 3 सब्जेक्ट्स की बात करें, कि 3 सब्जेक्ट तक आप लेते हो, चाहे आप 1 लो, 2 लो या 3 लो, तो 3 सब्जेक्ट तक लेने के लिए जनरल वालों को, और अगर एक्स्ट्रा उन्हें लेना है, ईच एडिशनल सब्जेक्ट कह देते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा आप सब्जेक्ट ले रहे हो तो 400 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे मान लेते हैं 3 के बाद आपने 4 सब्जेक्ट लिया तो 1400 रुपए, 4 के जगह आपने 5 सब्जेक्ट लिया तो 14 + 4 और यानी कि 1800 रुपए। तो जितना आप एक्स्ट्रा करते जाओगे उतना पैसा आपका जुड़ता जाएगा। हालांकि आप मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हो, 5 सब्जेक्ट से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो यानी कि जनरल वालों को 1800 से ज्यादा रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम 5 ले ही सकते हैं। अगर आप 1 सब्जेक्ट लोगे तो भी 1000 रुपए लगेगा, 2 सब्जेक्ट लोगे तो भी 1000 रुपए लगेगा, 3 लोगे तो भी 1000 रुपए लगेगा, ठीक है। तो 1 2 3 से रिलेटेड पैसे में कोई कम बेसी नहीं है। 1 2 3 सब्जेक्ट तक आपको 1000 रुपए ही देने पड़ेंगे जनरल वालों को। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस या फिर अगर आप ओबीसी हो, तो उस केस में आपके फॉर्म की फीस जो है वो 900 रुपए लगेगी, और ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए 375 रुपए लगेंगे, ठीक है, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की बात करूं तो उस केस में जो फॉर्म की फीस है वो आपकी 800 रुपए लगेगी, और एक्स्ट्रा लेने पे आपकी 350 लगेगी। और अगर आप आउटसाइड इंडिया से हो, मतलब आप आउटसाइड इंडिया सेंटर चाहते हो, एग्जाम सेंटर आप इंडिया से बाहर चाहते हो, हालांकि इसमें इंडियन लोग ही एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप आउटसाइड इंडिया सेंटर चाहते हो, एग्जाम देना आउटसाइड इंडिया चाहते हो, तो उस केस में सेंटर आउटसाइड इंडिया के लिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, सेंटर आउटसाइड इंडिया अगर आपको लेना है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो उस केस में आपको 3 सब्जेक्ट के लिए 4500 रुपए देने होंगे, और ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 1800 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बात समझ में आ गई। तो ये फीस से रिलेटेड बातें हो गई जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ था। अब मेन हम रूल की बात कर लेते हैं कि क्या क्या रूल नियम कानून इस पे लागू होने वाला है। रूल्स, तो रूल्स की बात करूं तो सबसे मेजर रूल तो ये है, सबसे बड़ा रूल तो ये है कि इसमें रूल्स में सबसे बड़ा रूल ये है कि कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं दी गई है। अटेम्प्ट लिमिट, आप चाहे जितनी बार ये पेपर दे सकते हो, पहले आप दे चुके हो तो भी आप एलिजिबल हो, नहीं दिए हो तो भी आप एलिजिबल हो। दूसरा, नो एज लिमिट,
कोई भी एज की लिमिट नहीं रखी गई है। कोई 14, 15, 16, 17 किसी भी साल का बच्चा हो वो एग्जाम को दे सकता है। अगर 40 साल के हो, 50 साल के हो तो भी इस एग्जाम को आप दे सकते हो। कोई एज की लिमिट नहीं है, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम। आप कम से कम चाहे जितनी उम्र के हो, आप ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी उम्र के हो, आप एग्जाम दे सकते हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि आपका 12th या तो पास होना चाहिए या आप 2026 में पास कर लोगे, यानी कि आप अपीयरिंग हो, यानी कि आप क्या हो, अपीयरिंग हो। इतना कम से कम होना चाहिए। इतना नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आप ये है कि मिनिमम आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, मिनिमम एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा आप सब्जेक्ट चाहकर भी नहीं ले सकते, चाहे आप जितना भी पैसा लगा दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 2 बार फॉर्म भर के 10 सब्जेक्ट भर दो, नहीं। एक बच्चा एक बार फॉर्म भर सकता है और वो मैक्सिमम 5 ले सकता है। और मेरी आपको राय भी होगी कि आप एक सब्जेक्ट को कभी ना लो, एक सब्जेक्ट लेने पे आपको कहीं एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आप 5 सब्जेक्ट के लगभग ही लो। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही अलग चीज है ये। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सीयूटी का पार्ट नहीं आता है। कॉम्बिनेशन मतलब सीयूटी एग्जाम का तो पार्ट है, लेकिन ये मेनली बेस्ड होता है यूनिवर्सिटी के एडमिशन पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, बहुत ही जल्द हम आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक लंबी चौड़ी बात है, इसमें समय लगेगा बताने में। आज की वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी चीजें लिखी हुई हैं वो बताऊंगी और सारे नियम कानून बताऊंगी सीयूटी यूजी से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए आप कमेंट करेंगे और आप लिख देना कि आपको किस कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीए कोर्स करना चाहते हो या फिर आप बीएससी करना चाहते हो, तो आप जितना भी कोर्स करना चाहते हो कोर्स का नाम लिखना और आगे लिखना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं आपके कोर्स के अनुसार हर एक तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगी और ये बहुत जरूरी पार्ट है, बिना इसके आपका इस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बाकी सारे रूल नियम तो है ही। अच्छा, एक जो सब्जेक्ट है उसका पेपर आपका 1 घंटे का होगा और उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। अब सवाल ये उठता है, जब हम सीयूटी का पेपर देने जाते हैं तो पेपर ड्यूरेशन तो 3 घंटा लिखा होता है, तो कैसे ये पॉसिबल है कि एक सब्जेक्ट 1 घंटे का हो रहा है और 3 घंटे का पेपर किया जाता है? तो ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि देखिए, सीयूटी यूजी में कई सारी शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब मान लेते हैं शिफ्ट 1 आपकी 3 घंटे की है, 3 घंटे का पेपर चल रहा है, तो एक साथ आपके, मान लेते हैं आपने 3 सब्जेक्ट भरा हुआ है, तो एक साथ आपके तीनों पेपर कराए जाएंगे 1-1 घंटे में, एक एक सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटा दिया जाएगा आपको। अब आप पूछोगे क्या मैम तीनों सब्जेक्ट एक ही पेपर में आएगा? तो आंसर है नहीं। ये पेपर होगा, 2-4 मिनट का आपको गैप मिलेगा, फिर दूसरा होगा, फिर 2-4 मिनट का गैप मिलेगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे होता है। लेकिन हाँ, आपको ज्यादा समय का गैप नहीं मिलता, आपको सेंटर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसी सेंटर पे बस आप पेपर सबमिट करोगे, थोड़ा फ्रेश होगे, फिर वापस आके दूसरा पेपर अटेंड करोगे। तो 3-4 मिनट का या मैक्सिमम आपको 10 मिनट का मौका बीच में दिया जाएगा और आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। आपको उसी एग्जाम हॉल में रहते हुए तीनों पेपर देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, एक एक शिफ्ट में 3-3 पेपर वो लोग लगा देते हैं, तो इस तरह से आपका शिफ्ट का 3 घंटे का पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि तीनों पेपर आपको इकट्ठे दिया जाएगा, जैसे नीट वगैरह एग्जाम में तीनों इकट्ठे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दी जाती है, ऐसा इसमें नहीं होगा। पेपर अलग अलग होगा, एक पेपर सबमिट हो जाएगा, उसके बाद दूसरा पेपर होगा, फिर वो सबमिट हो जाएगा, तब तीसरा पेपर होगा। ठीक है, और तीनों के लिए 1-1 घंटे का पूरा समय मिलेगा। जैसे मान लेते हैं बायोलॉजी कोई बच्चा आधे घंटे में ही सॉल्व कर रहा है, तो भी उसको 1 घंटा रुकना पड़ेगा, फिर वो खत्म होगा पेपर, तब दूसरा पेपर स्टार्ट होगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि बायोलॉजी में आप आधा घंटा में करें, फिजिक्स में आप 1.5 घंटा लगा दें, नहीं। सबके लिए बराबर समय मिलेगा और बराबरी से आपको पेपर सबमिट करना होगा। समझ गए बात को? तो एक सब्जेक्ट 1 घंटे का आपको पूरा मौका मिलेगा, उसमें आप कर पाइए ना कर पाइए आपका मैटर है, लेकिन अगले सब्जेक्ट में, भले वो सेम शिफ्ट में हो, आपको अगले सब्जेक्ट के पेपर से समय नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। समझ गए बात? तो ये सब्जेक्ट से रिलेटेड बात होगा, ये भी एक नियम कानून में आता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको इंडिविजुअल वेबसाइट चेक करनी चाहिए।
हालांकि मैं ये चीज़ आपको बता दूंगी, लेकिन नियम ये है कि आपको इंडिविजुअल कॉलेज की वेबसाइट चेक करनी चाहिए कि किस कॉलेज पे कौन सा कोर्स मांगा गया है, उस अनुसार आपको सब्जेक्ट भरने चाहिए। हालांकि मैं इसमें आपकी हेल्प कर दूंगी, आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉमेंट कर देना। आगे बात कर लेते हैं। सीयूटी यूजी सिर्फ एग्जाम की जिम्मेदारी लेगा। सीयूटी यूजी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ एग्जाम की जिम्मेदारी लेंगे, काउंसलिंग की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये सिर्फ एग्जाम करा देंगे और एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट निकाल देंगे कि देखिए आपका इतना इतना मार्क्स आया, अब आप जाओ। अब एनटीए का कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीयूटी का कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब आपको शांति से हर एक कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर काउंसलिंग करवानी होती है। ये इसका एक तरह से कह सकते हैं सबसे खराब नियम है, बच्चों को बड़ा परेशान करता है ये चीज़, लेकिन फिर भी अब जो नियम है वो तो बताना ही पड़ेगा। हम काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प करते हैं, आप चाहो तो हमसे भी काउंसलिंग करा सकते हो आफ्टर एग्जाम। काउंसलिंग के लिए या फॉर्म भरवाने के लिए या फिर आपको हमसे कॉल पे बात करने के लिए हम नंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। ये हमारा नंबर है 6393798060। ये फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप कॉल पे गाइडेंस ले सकते हैं। फॉर्म भरवाने के लिए 1500 हमारे चार्जेस हैं, और अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो काउंसलिंग के लिए जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो यूनिवर्सिटी वाइज जो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे उस अनुसार काउंसलिंग के चार्जेस डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए फॉर्म फीस और कॉल के चार्जेस हमने आपको बता दिए, आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको जानकारी लेनी है तो मैंने इस वीडियो में फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, हर एक डाउट का हम कमेंट में फ्री में रिप्लाई करते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी आपको पूरी मिल रही है। लेकिन आप स्पेशली हमसे काम करवाना चाहते हैं, हम आपको स्पेशली अलग से वक्त दें, आप नहीं समझ पा रहे हो या किसी भी कंडीशन की वजह से आप नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हो, तो उस जगह हम खड़े हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल्स की बात हो गई। रूल्स में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, एक और चीज, दो और चीज़ें बची हैं कि सारा सिलेबस जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही सिलेबस होगा, कोई भी सिलेबस एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। ठीक है। तीसरी बात कि आपको जो एग्जाम सेंटर मिलेगा वो आपके एड्रेस के अनुसार ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका एड्रेस कहीं और का है और आप एग्जाम सेंटर कहीं और भर दो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे मान लेते हैं आपका जो आधार कार्ड पे एड्रेस है, आप वहीं रहते हो, तो उसी जगह के आसपास ही आपको सेंटर मिलेगा, आपको कहीं दूर नहीं मिलेगा। या फिर आपने ऐसा है कि आपके आधार कार्ड पे एड्रेस बिहार का है और आप रहते हो तमिलनाडु में, तो उस केस में तमिलनाडु का एड्रेस आप प्रेजेंट एड्रेस में डालोगे तो तमिलनाडु के आसपास आपको सेंटर मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई बच्चा रहने वाला यूपी का है लेकिन वो गया है कोटा पढ़ाई करने, या वो गया है कहीं और दूसरे जगह दिल्ली पढ़ाई करने, और वो चाह रहा है कि वहीं हमें एग्जाम सेंटर मिल जाए, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाई करने गया है, वो उसका एड्रेस नहीं है, वो उसका प्रेजेंट एड्रेस नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में प्रेजेंट एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का आप ध्यान दीजिएगा। जो आधार कार्ड पे एड्रेस होता है उसे हम परमानेंट एड्रेस कहते हैं, जो आप जहां रहते हो उसे हम प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं, और प्रेजेंट एड्रेस के मुताबिक ही आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। आपका अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप दोनों सेम डाल सकते हो, उस जगह ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे रूल की बात हो गई। अब हम आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये भी आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की हर एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो सीयूटी यूजी के लिए है वो मैं आपको बता रही हूँ। सीयूटी यूजी के लिए 2026 के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है, चाहे आप कितने भी उम्र के हो, आप कम से कम उम्र के हो तो भी आप सीयूटी यूजी का फॉर्म भर सकते हो। नो एज लिमिट, ये सबसे अच्छी बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। ना ही मिनिमम एज की कोई लिमिट है, ना ही मैक्सिमम एज की कोई लिमिट है। आप 15, 16, 17, 18, 40 साल के भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई अटेम्प्ट की लिमिट भी नहीं है, नो अटेम्प्ट लिमिट। इसका मतलब है कि आपने कितनी बार भी एग्जाम दिया हो या पहली बार दे रहे हो, आप सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। तीसरा, 12th की परसेंटेज होती है, 12th की परसेंटेज देखी जाती है।
ट्वेल्थ की परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो उस केस में आपकी जो परसेंटेज है ट्वेल्थ में वो 50% होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर आप ओबीसी हो तो आपकी परसेंटेज होने चाहिए 45%, 45%। ये आपकी परसेंटेज होनी चाहिए ट्वेल्थ में सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके। ठीक है, ये परसेंटेज मांगता है जब आप फॉर्म फिल करते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे अभी तो हम ट्वेल्थ में हैं, ट्वेल्थ अपियरिंग है, अभी हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ तो हमारी परसेंटेज ही नहीं आई है, तो हम क्या करें। तो आप अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हो, लेकिन जब आपको एडमिशन लेना होगा उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट में पता चला कि इससे कम मार्क्स हैं तो भले ही आप CUT UG क्वालिफाई कर लो, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी परसेंटेज पूरी नहीं की। हाँ, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपका 50% या 45% से ज़्यादा रहेगा आपके कैटेगरी वाइज, तो उस अनुसार फिर आप आगे एडमिशन ले पाओगे। बात समझ में आ गई। तो अपियरिंग वाले भी इसे भर सकते हैं, चाहे आप 12th पास हो चुके हो, 12th पास हो या फिर आप अपियरिंग हो, दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इसे भर सकते हैं। लेकिन कम से कम अपियरिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 11वीं में हो या 10वीं में हो तो फॉर्म भर लो, नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, इस फॉर्म के लिए गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही लोग एलिजिबल हैं, चाहे आप लड़का हो या आप लड़की हो, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों ही लोग एलिजिबल हैं एंड ऑल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ऑल कोर्सेज के लिए। लेकिन एक समस्या की बात आती है, समस्या की बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, CUT वाले ये कहते हैं कि हम तो अपना एग्जाम करवा देंगे, लेकिन जब एडमिशन की बारी आएगी तो हम पीछे हट जाएंगे, आपको कॉलेज की एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो कॉलेज वाइज एलिजिबिलिटी अलग होती है, एडमिशन की एलिजिबिलिटी अलग होती है। उसमें जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेने जा रहे हो, उस कोर्स के लिए जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको लेना पड़ता है। अगर वो जरूरी सब्जेक्ट्स में आप एग्जाम नहीं दोगे तो आप उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको अपने कोर्स के अनुसार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नहीं मालूम है ये चीज़ तो आप कॉमेंट कर देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अपना कोर्स लिख देना कि किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। अगर कोई एक कोर्स आपका फिक्स नहीं है तो 3-4 कोर्स भी आप लिख देना, मैं उसके अनुसार आपके लिए वीडियो बना दूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स वाइज। हर एक कोर्स के लिए मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो जरूर बना दूंगी। आप बस लिखना, जैसे कि मान लीजिए आप कंफ्यूज हो, आप मान लेते हैं BSc जूलॉजी करना चाहते हो या फिर BSc बॉटनी करना चाहते हो, आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप लिख देना BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जितना भी आपका कोर्स हो एक साथ एक ही कमेंट में सारा कोर्स लिखना और उसके आगे लिख देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। मान लेते हैं आप BCA करना चाहते हो, आप LLB करना चाहते हो, मान लेते हैं आप BCom करना चाहते हो, तो जो भी कोर्स आप करना चाहते हो वो कोर्स और आगे लिख देना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो बहुत जल्द आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। गलत तरीके से फॉर्म मत भरिए, सही तरीके से फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना मैंने इस वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप समझाया है, सही तरीके से फॉर्म भरिए और सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म भरिए, तभी जाकर के आपका फॉर्म भरना सफल होगा। ठीक है, अदरवाइज इस एग्जाम को देने का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दोगे। देने को दे सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आप चाहे तो एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम दे के आ जाओ, लेकिन उससे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा कहीं पे। बात समझ में आ रही है? चाहे आप उस सब्जेक्ट में टॉप ही क्यों ना कर लो, उससे जल्दी आपको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUT का एलिजिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जहां आप एडमिशन लेने जाओगे CUT से, वहां की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर है। तो मुझे लगा साथ में ही बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बात करते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, जैसे मान लेते हैं आप CBSE बोर्ड से हो या फिर आप NIOS बोर्ड से ही क्यों ना हो, या फिर आप ICSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो आप, या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप जो 12th और 10th पास कर रहे हो, आप इन सब बोर्ड से पास कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग एलिजिबल हो। बस वो बोर्ड मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी बोर्ड है, मान्यता प्राप्त बोर्ड हो। तो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, आप सब लोग एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए। अगली बात कर लेते हैं, आपका इंडियन होना जरूरी है।
इंडियन लोग ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा इंडियन है जो ओरिजिनली इंडिया से है लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी और कंट्री में रहते चले आ रहे हैं तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके रिश्तेदार, आपके पूर्वज इंडिया के हैं लेकिन आप परमानेंटली क्या हो गए हो, अब्रॉड में शिफ्ट हो गए हो, तो भी आप सीयूटी यूजी का एग्जाम दे सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन हो या फिर इंडियन ओरिजिन के हो, रहते कहीं और हो, इंडियन ओरिजिन है आपका, तो उस केस में भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर कोई विदेशी है पूरी तरह से, उसका कोई इंडिया से नाता नहीं है, तो उस केस में आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए अवेलेबल है सीयूटी यूजी के अंतर्गत। ये भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रेजेंट सारी यूनिवर्सिटीज को देख लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सबसे बेस्ट लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो सीयूईटी यूजी से होता है। बिना सीयूईटी यूजी के आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा सकते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको सीयूईटी यूजी एग्जाम देना ही पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपकी भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज मानी जाती हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। ठीक है, और ये सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनकी फीस भी बहुत कम होती है, इनकी फीस भी बहुत कम होती है। ठीक है, अच्छा, प्लस इसके साथ साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूटी यूजी के अंदर आती हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम, कुछ नहीं आती हैं लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेट यूनिवर्सिटी भी आपके सीयूटी के अंतर्गत आती हैं। ये भी आपकी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती हैं, इनकी भी फीस कम होती है, लेकिन इनकी जो रेपुटेशन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कम होती है और फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आप जितने अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, 12th के बाद जितने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ने जाएंगे उतनी कम फीस लगती है, और जितने खराब कॉलेज में, खराब कहना ठीक नहीं है लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कम रेपुटेशन वाले कॉलेज में आप जाओगे उसमें उतनी ही ज़्यादा फीस लगती है। हाँ, जब आप बच्चे रहते हो, आप कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पढ़ाई करते हो, तो आपको ये सुनने को मिलता है कि अच्छे कॉलेज में अच्छी खासी फीस भी लगती है पढ़ाई के लिए, पर ऐसा 12 के बाद नहीं होता। 12 पास करने के बाद जितना अच्छा सरकारी कॉलेज उतनी कम फीस। आप 12 से पहले भी देख लो, सरकारी कॉलेजों में फीस ना के बराबर लगती है प्राइवेट की अपेक्षा, लेकिन क्योंकि सरकारी प्राइमरी से 12 तक के लेवल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, अच्छी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाता, इसलिए लोग जाते नहीं हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लोग गवर्नमेंट में ही जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन लोग ही जा रहे हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं और फीस बहुत कम लग रही है। तो इसलिए कोशिश हर किसी की होती है कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो ज़रूर जाएँ। तो ये दोनों तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये एक ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, अभी नाम भी गिनवाऊंगी। इसके अलावा बहुत सी फेमस जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपके सीयूटी यूजी के अंतर्गत आती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट यूनिवर्सिटी का मैं नाम ले लूँ, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका उत्तर प्रदेश में हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे आप HBTU कहते हो, वो भी आपका सीयूटी के अंतर्गत आता है। कई सारे बीटेक कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी के अंतर्गत होता है। ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही फेमस स्टेट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही महाराष्ट्र का आपका SPPU यानी कि सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है और सीयूटी यूजी से एडमिशन लेती है। इसी तरह वेस्ट बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आई एम सॉरी इट्स यू, जादवपुर यूनिवर्सिटी है। इसी तरह आपका जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये आपकी जम्मू कश्मीर की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी। ये सारी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है अच्छी वो सीयूटी यूजी के अंतर्गत ही आती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो प्राइवेट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी यूजी में आती हैं, जैसे कि आपका गैलगोटियाज यूनिवर्सिटी, गैलगोटियाज, ठीक है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपकी। इसके बाद हो गया आपका संस्कृति यूनिवर्सिटी, इसके बाद आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आपका अमिती यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया,
बेनेट यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी जो हाई फीस वाली और हाईली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अच्छी रेपुटेशन वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं प्राइवेट में भी, वो भी आपकी सारी की सारी किस में आती हैं, सीयूईटी में आती हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का तो पूछना ही नहीं, सेंट्रल तो सारी ही आती है। सेंट्रल के मैं नाम आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे भी दिखा देती हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, जो कि सीयूटी यूजी के अंदर आती हैं, वो मैं आपको एक किनारे से सारी वेबसाइट्स पे आपको दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपका फेमस यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सीयूटी यूजी के अंतर्गत आता है। असम यूनिवर्सिटी जो सिलचर में है, सीयूटी यूजी के अंतर्गत आता है। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां और टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी हैं। इनसे अच्छी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं होती। एमबीबीएस और आईआईटी को मत गिनिएगा, क्योंकि वो कोर्स इसके अंदर है ही नहीं। हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, पीसीए हो गया। इन सब के लिए जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है वो यही सारी हैं। ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी सिलचर, बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये आपका उत्तराखंड में ही है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश में है ये, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, जेएनयू बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये सब आपकी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, प्रीवियसली कॉल्ड राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद आपका समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सारी आपकी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं। इनसे बेहतर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कोर्स के पूरे भारत में कहीं नहीं है। और ये सारी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी को ही एक्सेप्ट करती हैं, उसके बिना और कोई तरीका नहीं होता इनमें ग्रेजुएशन में एडमिशन पाने का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर लेंगे कि कितने तरह के आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलिंग में लगते हैं, प्लस उसकी क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डिटेल्स फॉर्म भरने में मांगता है, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने जाओ तो पहले से आपके पास डिटेल्स रहें। डिटेल्स अगर नहीं रहेंगी तो आप फॉर्म फिल करने जाओगे, बार बार वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी, आप इधर एक चीज़ ढूंढने निकले, फिर वेबसाइट रिफ्रेश हो गई, फिर से शुरू से काम करना पड़ा। तो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। और साथ ही साथ फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस का स्टेप्स भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखा है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फॉर्म फिलिंग के सारे स्टेप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स प्लस फॉर्म फिलिंग। चलो देखते हैं। तो आईडी कार्ड जैसे कि पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इनमें से कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। आधार कार्ड प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्लस कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, तो वो सब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मैं उसको लिख देती हूँ। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ये सबको नहीं करना है, जिसके पास है उस वही करेगा। इसके बाद फोटो आपको अपलोड करनी होती है। फोटो का बैकग्राउंड कोशिश करिए वाइट रहे और फोटो एकदम साफ सुथरी हो और जल्द की खिंचाई हो, बहुत पुरानी फोटो ना हो। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी लाइव फोटोग्राफ अपडेट होगी, लाइव फोटोग्राफ। इतनी चीजें आपको अपलोड करने को मांगेगा, तो ये सारी चीजें आप अपलोड करके फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है सीयूटी यूजी 2026, CUET UG 2026, ठीक है।
CUET UG 2026 आपको सर्च करना है गूगल पे। सर्च करने के बाद आपको दिख रहा होगा पहला ही लिंक 22 घंटे पहले एक्टिव हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 इज लाइव। रजिस्ट्रेशन लाइव है, आप यहाँ से जा करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा जिसमें बीच वाला जो है वो उसके नीचे लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं जानती हूँ ये बहुत छोटा छोटा लिखा है, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वेबसाइट पे ऐसा ही दिख रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको बस बता रही हूँ कि ये जो बीच वाला पोर्टल है उसके नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन ब्लू कलर में लिखा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर फीस पेमेंट। ये 3 स्टेप में आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है और इसमें सुधार नहीं होता है, ध्यान रखना। करेक्शन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए खुलती है, रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं खुलती है। तो रजिस्ट्रेशन में जो भी आप डिटेल डाल रहे हो वो बिल्कुल सही डालना, गलत बिल्कुल भी मत डालना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको सारा कुछ एग्रीमेंट मांगेगा, ये सब कुछ लिखा होगा कि फीस वगैरह कितनी है, ये सारी चीजें लिखी होंगी। और नीचे की तरफ, एकदम नीचे जब आप आ जाओगे तो नीचे की तरफ आपको नजर आएगा एक टिक बॉक्स, यहाँ टिक करने का ऑप्शन आएगा। टिक बॉक्स पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये टिक कर लेना है और चाहो तो आराम से पढ़ लेना, या फिर डिटेल रूल्स पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना, डिटेल रूल्स पे मैं वीडियो बना दूंगी, उसको देख लोगे तो ये सब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट नेम, यानी कि आपका नाम। ठीक है, आपके पापा का नाम, वही चीज भरना जो आपके 10th के मार्कशीट पे हो, सेम टू सेम वही भरना है, एक एक स्पेलिंग मिला मिला के भरिएगा। कैंडिडेट नेम, फादर्स का नेम, मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, आधार कार्ड एड्रेस पे, आधार कार्ड पे देख लेना, और आपका जो मार्कशीट है उस दोनों पे बिल्कुल सब कुछ सेम होना चाहिए, नाम भी, एड्रेस भी और आपका डेट ऑफ बर्थ भी, फादर का नाम भी, मदर का नाम भी, तो सब कुछ आपको लिखना है। जेंडर आप मेल हो या फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद वही चीज़ सेम आपको भरना है। ये कंफर्म आपसे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये सुधार का मौका नहीं देंगे, इसलिए सेम चीज़ दोबारा भरिए। उसके बाद आपका वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहाँ पे हैं वो एड्रेस आप भरिए और इसी के आसपास आपको सेंटर मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, ये इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस आपसे मांग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस मतलब ईमेल आईडी आपको 2 बार टाइप करना है और ऐसे ही मोबाइल भी 2 बार टाइप करना है। दोनों पे OTP आएगा, इसलिए जो ईमेल आईडी एक्टिव हो, जो मोबाइल नंबर में रिचार्ज हो, वही आप दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी मोबाइल नंबर पे बार बार मिलेंगी, इसलिए वो मोबाइल नंबर ही दीजिएगा जो एक्टिव रहे, ईमेल भी मोबाइल नंबर भी। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस के जैसा ही परमानेंट एड्रेस है तो इस पर आप क्लिक कर देना, या फिर अगर परमानेंट एड्रेस आपका दूसरा है, आधार कार्ड वाला एड्रेस दूसरा है, तो आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ परमानेंट एड्रेस में आपका भरा जाता है। और प्रेजेंट एड्रेस में वो एड्रेस जहाँ आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रहने वाली हूँ यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो मेरा आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश का है, वो मैं परमानेंट एड्रेस में भरूंगी। लेकिन अभी इस समय मैं देहरादून में उत्तराखंड में रह रही हूँ, तो मैं उत्तराखंड का एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में भरूंगी। जो मैं उत्तराखंड में रह रही हूँ वो प्रेजेंट एड्रेस में उत्तराखंड का यहाँ भरूंगी। ठीक है, और उत्तराखंड में ही मुझे फिर सेंटर मिलेगा एग्जाम का। ध्यान आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका सारा चीज़ें जब आप नीचे क्लिक कर दोगे, सबमिट पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद सब कुछ आपको रिव्यू करने का आएगा कि देख लो सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये देख लेना है आपको। देखने के बाद जब सब कुछ सही हो तो इस पे सब कुछ पे टिक मार देना है कि हाँ सब कुछ सही है। टिक मारने का ऑप्शन आएगा, ऐसे टिक करते जाना कि सब कुछ सही है। अगर कुछ गलत होगा तो फिर से एडिट कर देना, नहीं गलत होगा तो एग्री पे क्लिक करके सबमिट और OTP के लिए क्लिक कर देना। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके फोन पे OTP आएगी, वो OTP आपको भरनी होगी। भरने के बाद फिर आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन और फी पेमेंट पेंडिंग है। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म वाले चीज पे आगे बढ़ेंगे, यहां से क्लिक करके कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जब ये चीज आ जाए ना तो इसका फोटो खींच के रख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपके काम होएगा। बाई चांस अगर पेज रिफ्रेश हो जाता है तो ये नंबर से आप दोबारा से इसी पेज पे डायरेक्ट आ सकते हो, पर ये नंबर नहीं रखे रहोगे तो आपका ये पेज लॉस हो जाएगा, फिर से आपको सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये नंबर आप फोटो खींच करके रख लेना। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा जब आप भरोगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट मांग रहा है और बाकी सारी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, तो पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करके आप आगे बढ़ोगे।
आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपका नाम भरा हुआ आएगा, डेट ऑफ बर्थ भरा हुआ आएगा, ये सारी चीज़ें भरी हुई आएगी, लेकिन आपको कैटेगरी भरना है, आप इंडियन हो या नहीं हो ये आपको भरना है। इसके बाद क्या आपके पास किसी अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया कोई मान्यता पत्र वगैरह है, सक्रिय श्रेणी पत्र है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नो कर देना है, ठीक है। और अगर है तो उसका फिर नंबर भी डालना पड़ेगा उस आईडी का। अगर कोई सरकारी आईडी आपके पास है तो उसका नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपके माता पिता सरकारी नौकरी में हैं, उनका कोई आईडी है, तो वो आईडी नंबर आप डाल सकते हो, उससे कई जगह पे आपको छूट मिलता है। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, श्रेणी प्रमाण पत्र आईडी यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, जैसे कि आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, तो आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उस पर नंबर लिखा होता है, वो सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ भरना है। सर्टिफिकेट किस डेट को जारी हुआ है वो आपको भरना है। डेट भी मैं आपको बता दूं, अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल 2025 से पुराना आपका आईडी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन SC ST वाले पुराना भी लगा सकते हैं, करीबन 8 साल पुराना हो तो भी उनका चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा पुराना है तो वो अपडेट करा ले, ठीक है। इसके बाद क्या आपको डायबिटीज़ है, आपको पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो नो कर देना। आप कहाँ रहते हो, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, यानी कि आप ग्रामीण इलाके से हो या शहरी इलाके से हो, तो वो आप सेलेक्ट कर लेना। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अप टू 1 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितनी भी आपकी इनकम हो वो क्लिक कर देना। क्या आप माइनॉरिटी हो, अगर येस तो येस कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। और अगर येस करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी माइनॉरिटी हो, वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद फिर क्या आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हो, यानी कि आपके माता पिता आर्मी में या किसी भी डिफेंस सर्विस में हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भर सकते हो। इसके बाद एनसीसी कोटा के लिए आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपका एनसीसी कोटा है। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा है तो उसके लिए आप लिख सकते हो, फिर कैप्चा भर के नेक्स्ट कर देना। अगर नहीं है तो नो नो करते चले जाना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर देना, और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आप यस करोगे तो उससे रिलेटेड जानकारी पूछेगा, वो जानकारी भरने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर वो आप नो कर दोगे तो डायरेक्ट आप आगे आ जाओगे। इसके बाद वही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की जानकारी चल रही है, अगर यस होगा तो यस करना, टिक करके आगे बढ़ जाना, नो होगा तो नो करके टिक करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद आगे आपका पहचान पत्र पूछ रहा है कि कौन सा पहचान पत्र आपके पास है, जैसे आधार कार्ड है या डिजी लॉकर है आपके पास, इंडियन पासपोर्ट नंबर है या नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर है, या फिर आपका पैन कार्ड नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या EPIC नंबर है, या अदर कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है जिसमें आपका फोटो है। तो इनमें से कुछ भी है तो आप वो चुन लेना, बेहतर होगा कि आप आधार कार्ड चुनो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद वो पहचान पत्र आपको चुनने के बाद उसका नंबर आपको चुनना पड़ेगा। जैसे मैंने आधार चुना तो आधार का नंबर हम भरेंगे, और आधार पे नाम क्या है वो नाम पूरा भराएगा। तो दोनों नाम सेम होना चाहिए, जो आप शुरू से भरते आ रहे हो हर नाम आपका मैच करना चाहिए। इसके बाद आधार संख्या आप 2 बार भरोगे, भरने के बाद कैप्चा कोड भर के सबमिट कर दोगे। फिर उससे रिलेटेड आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगी, उसको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपके पास अपार आईडी है क्या, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो ना कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि कौन कौन सा टेस्ट पेपर आप देना चाहते हो। देखिए हर किसी कोर्स के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट पेपर होते हैं, तो आप पहले डिसाइड करना आप कौन से कोर्स करना चाहते हो। अगर आप बायो से रिलेटेड स्टूडेंट हो और आप कंफ्यूज हो कि कौन से कोर्स करो, तो मैं आपको बेस्ट पॉसिबल सजेशन दूंगी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश भर देना, ठीक है। मैक्सिमम कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, तो 5 सब्जेक्ट जरूर भरना आप। तो जिसको भी जैसा भी कोर्स करना हो उस अनुसार जो भी सब्जेक्ट है उस पर टिक करते जाना। 3 सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपकी 1000 फीस लग रही है, लेकिन उससे ज़्यादा चूज करने पे आपकी ज़्यादा फीस लग रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बैक आप नहीं आ पाओगे, इसलिए उतना ही सब्जेक्ट चूज करना जितने की आप फीस दे सको और जितने के लिए ज़रूरी है। 5 से ज़्यादा आप नहीं चुन पाओगे, कोई भी 5 ही चुन सकते हो। चुनने के बाद आपको क्या पूछेगा, आपको पूछेगा कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट आपने चूज किया उसका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या कौन सा मीडियम। तो जो मीडियम आपको चाहिए वो मीडियम कर देना। उसके बाद एग्जाम सेंटर पूछेगा, 4 एग्जाम सेंटर पूछेगा, चारों आप भर देना, और चारों में शहर पूछेगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा, तो वो शहर आप भर देना। आपको ऑल इंडिया सेंटर नहीं देगा, ये आपको वही सेंटर देगा जिस सेंटर के आसपास का आपका एड्रेस है। इसके बाद माता पिता के जो ऑक्यूपेशन है वो पूछेगा और उनकी क्वालिफिकेशन पूछेगा। भरने के बाद आप कैप्चा कोड भरिए, कैप्चा कोड भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके 10th की क्लास की डिटेल्स पूछेगा, आपके 12th की क्लास की डिटेल्स पूछेगा।
10th आपने कब पास किया है, पास हो भी कि नहीं हो, कि अभी अपियरिंग हो तो भर ही नहीं पाओगे, पास ही मानेगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्वालिफाइंग एग्जाम 10th और इक्विवेलेंट किया है, कहाँ है आपका स्कूल, ठीक है, उस स्कूल का एड्रेस बताओ, उस स्कूल का पिन कोड बताओ, उसका बोर्ड बताओ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ये सारी चीज़ें आप मार्कशीट लेके बैठना, वहाँ से बता देना, और स्कूल का पिन कोड पहले से लिख के रखना। इसके बाद वो सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपके कोई जुड़वा भाई बहन है जो सीयूटी यूजी में इसी साल आपके साथ ही अपीयर हो रहे हैं। अगर यस तो यस कर देना, नो तो नो कर देना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से पूछेगा और उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भर करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा, आपकी लाइव फोटोग्राफी होगी, लाइव कैमरा तुरंत ऑन होगा, उसके बाद आपको फोटो खींच करके अपलोड करनी होगी, तुरंत की फोटो। ठीक है, तो ये तुरंत की फोटो आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद क्या करना है, अपलोड करने के बाद फिर आपको फीस पेमेंट करनी है और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में जो भी आपने आईडी प्रूफ दिया है, जो आपने सिग्नेचर दिया है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना पड़ेगा, कैटेगरी है तो वो अपलोड करना पड़ेगा, पहचान पत्र जो आपका है वो अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है। फिर उसके बाद कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे कर दो। उसके बाद कंफर्म पे यस कर दो। उसके बाद फिर रिव्यू करना है, रिव्यू कर लो, और फिर उसके बाद आप फाइनल सबमिट कर दो। सारा पेज देख करके लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो कुछ भी चीज़ें बदलाव नहीं होंगी। ये देखिए रिव्यू में आपका सब कुछ दिख रहा है, लास्ट में फाइनल सबमिट कर दोगे फिर कुछ बदलाव नहीं होगा। उसके बाद आप यस कर देना। फिर लास्ट में आपको फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट के लिए आपको लास्ट में ईमेल आईडी, आपको फिर लास्ट में फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद सबमिट होने के बाद आप उसका जो कंफर्मेशन पेज है वो डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, ये पेमेंट का प्रोसेस दिखा रखा है कि पेमेंट में आपका गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम सब कुछ चलेगा। जो भी आपको करना है उस पर आप कर दोगे, और करने के बाद जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके रख लेना। इसमें खास करके ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नंबर है ना, ये नंबर आपको नहीं भूलना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नंबर आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कहीं नोट करके रख लो। यही चीज़ से फिर आपका एडमिट कार्ड निकलेगा, और अभी तक के लिए यहीं तक की प्रोसेस है। इसके बाद फिर जब आपका एडमिट कार्ड, सिटी स्लिप ये सब आएगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस बताएंगे। फॉर्म यहाँ पे खत्म होता है, फॉर्म फिलिंग का पूरी प्रोसेस खत्म होती है। फॉर्म फिलिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद शांति से अपनी प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं फ्री क्लासेस हम आपके लिए लेकर के आए, खासकर पीवाईक्यूज पे, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना पीवाईक्यू, सीयूटी पीवाईक्यू। हम उस पर बहुत जल्द वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियोस हमारी जैसे ये स्पार्कअप क्लासेस चैनल है, वैसे ही हमारा दूसरा चैनल है स्पार्कअप स्टडी, उस पर आपको वो वीडियोज़ मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है? So that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best. कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो हमारा जो फ़ोन नंबर हमने आपको बताया है 6393798060, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिएगा। ओके, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे, हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो, और 1500 का पेमेंट करके आप हमसे फॉर्म भरवा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रही हूँ कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। ठीक है, पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। पेपर पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। देखिए, स्लॉट और शिफ्ट वाली बात तो मैंने आपको समझाई दी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया। तो पेपर का सिंपल सा पैटर्न है कि पेपर आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी मोड में होगा। पर ऑनलाइन से कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि क्या हम घर से एग्जाम दे सकते हैं, तो आंसर है नहीं। आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होता है, वहां जो कंप्यूटर होते हैं वहां जाकर के आपको एग्जाम देना होता है, वरना चीटिंग के चांसेस बनते हैं ना। इसलिए ऑनलाइन एग्जाम का ये मतलब नहीं है कि आप घर बैठे दे सकते हो। ऑनलाइन एग्जाम का ये मतलब होता है कि आप सेंटर पे जाओगे, वहां कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। अच्छा, इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। कितने एमसीक्यू आते हैं? 50 एमसीक्यू आते हैं पर पेपर, पर सब्जेक्ट। जितने आप सब्जेक्ट लोगे उस सब्जेक्ट वाइज 50-50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हर एक एमसीक्यू पे +5 की मार्किंग होती है, और अगर आप गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यानी अगर आप पेपर के टोटल मार्क्स की बात करें, एक सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स होता है आपका, वो होता है 250, 250 मार्क्स। 250 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आपका होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
ड्यूरेशन की बात कर लें तो ड्यूरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का मौका मिलता है एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे का आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। सिंपल सी बात है, जो सब्जेक्ट भरोगे उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे में पेपर आपको सॉल्व करना है। +5 -1 की मार्किंग है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है और सीयूटी की हेल्पलाइन नंबर पे आप बात करना चाहते हो तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, दिया हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन करके रख सकते हो। इन इमरजेंसी कभी आपके काम आ सकता है। तो वो हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दे रही हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। ठीक है, ईमेल हेल्पलाइन जो ईमेल है इनका, यानी कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो इस ईमेल पे आप हेल्प के लिए ईमेल कर सकते हो। ईमेल है आपका, सारे स्मॉल लेटर हैं, CUETUG@nta.ac.in। ये आपका हेल्पलाइन ईमेल है। इसमें आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है ईमेल लिख करके भेज दो। ईमेल का रिस्पांस नहीं आता है तो आप कॉल पे कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो वो कहेंगे पहले ईमेल भेजो फिर कॉल रिसीव करेंगे या फिर कॉल पे जवाब देंगे, इसलिए पहले ईमेल भेज देना फिर उन्हें कॉल करना। ठीक है, आपका जो कॉल का नंबर है वो है 011-4075-9000। एक दूसरा नंबर भी दिया गया है 011-6922-7700। ये दो जो है फ़ोन नंबर्स हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप किसी समस्या में फंसते हो तो। आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सारे के सारे नियम कानून बता दिए। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जितनी बातें लिखी हुई थी एक एक बात मैंने खंगाल के आपको बता दी है। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं छुपी हुई है। तो मैंने सारी चीज़ें A to Z आपको बता दी है CUET UG के बारे में। जो चीज़ें अभी आउट नहीं की गई हैं वो मैंने नहीं बताया है। सिलेबस मैंने नहीं बताया है क्योंकि सिलेबस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का हिस्सा नहीं है। सिंपल आप NCERT फॉलो करिए और सिलेबस पे आपको अलग से वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, सिलेबस पे भी वीडियो मिल जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पार्ट नहीं था तो वो मैंने नहीं बताया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करिएगा। अपना कोर्स का नाम, कितने भी कोर्स आप लिख दीजिएगा, जितने भी कोर्स आप चाहते हो वो सारे कोर्स का नाम लिखिएगा, आगे लिखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैं उस पर भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो ला दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड हमें बताइए। वी आर देयर टू हेल्प यू। वीडियोस और कमेंट्स के थ्रू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस आपको मिल रही है। और अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो स्पार्क अप स्टडी से प्रिपरेशन भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बाय, टेक केयर।